हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयू की स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी यहाँ पे कोशिका, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया। टोटल 4 क्लासेस में हमने आज यहाँ पे न्यू लेसन स्टार्ट किया है, पोषण न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स होते हैं, न्यूट्रिशन से आना ही आना है। तो इसमें आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। आप कोई भी लोग यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, थ्योरी की क्लास है, तो आप सभी लोग एक नोट्स बनाइए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट करिए। जो मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तब आपको याद आएंगे, हाँ अगर मैंने उस टाइम रिवीजन के लिए नोट किया होता तो आज ये क्वेश्चन ना छूटता। तो इसलिए दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग नोट्स में एकदम अच्छी तरीके से लिखें, ताकि एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन कर सके। क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है दोस्त, वो आपका थ्योरी से ही बनता है, ठीक है। तो थ्योरी, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग अच्छे से क्लियर करिएगा। आप लोग इसका नोट्स बनाइए और हमें व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं कि हाँ सर, आपने जो बताया मैं वो ऐसा कर रहा हूं या नहीं। आप दिखाने के लिए हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 7393405557, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्त, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा न्यूट्रिशन है, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे पोषण हमारा होता क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे पोषण के जो आपके लेसन है, इससे जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इसका जो हमारा थ्योरी क्लास होगा वो हमारा 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे दोस्त यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे भी हमारा 2 से 3 यहाँ पे क्लासेस लग सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा। बायोलॉजी का जो आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है मैंने आज जो आपको, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो हमारा पोषण जो है, भोजन के ग्रहण करने से लेके उसमें उपयोग होने तक की सभी जो क्रियाओं, जितने भी क्रिया हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, उन सभी का योग हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पोषण कहलाता है। यानी जो मनुष्य भोजन को ग्रहण कर रहा है और उसके उपयोग से होने तक को लेके सभी जो आपका प्रोसेस, जो क्रिया है, वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लिए। मैं यहाँ पे टॉपिक पे चलता हूं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड, यानी भोजन। तो भोजन क्या है? भोजन हमारा वह पदार्थ है जो कि सभी जीवधारुओं द्वारा ऊर्जा के उत्पादन, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा अन्य जीवन प्रक्रियाओं के नियम के लिए, यानी नियमन, रोटेशन के लिए जो चीजें हमारी आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, ठीक है। जीवधारियों के जीवन यापन करने के लिए जो हमारे रोटेशन की जीवन प्रक्रियाओं में नियमन के लिए आवश्यक हो वही हमारा क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, वही हमारा भोजन कहलाता है, ठीक है। यहां पे हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, जो हमारा संतुलित आहार होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक अवयव सही अनुपात में तथा उचित मात्रा में हो, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य दृष्टि से वांछित हो, अर्थात उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, वही हमारा क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, ठीक है। वह आहार जिसमें हमारा सभी वस्तुओं का सही अनुपात हो और जो शरीर की वृद्धि, विकास और उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, वही हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट कहलाता है, वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। तो इसमें आपके संतुलित आहार के विभिन्न अवयव भी देखने को मिलेंगे। संतुलित आहार के विभिन्न अवयव, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपका कितने परसेंट होता है? 60%, ठीक है। इसी आपका परसेंटेज आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। संतुलित आहार के विभिन्न अवयव, कार्बोहाइड्रेट्स 60%, वसा जो है वो आपका 25% है और प्रोटीन कितना है? वो आपका 15% है। ये आपका बैलेंस्ड डाइट है,
ठीक है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट 60%, वसा 25% और प्रोटीन्स जो है वो आपका 50%। ठीक है, विटामिन, खनिज, मोटा चारा और जल है। ठीक है, ये हमारा संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ पर्याप्त मात्रा में जल और रेशा से स्वास्थ्यकर आहार बनती है। ठीक है, इतनी चीजों से हमारी क्या है वो आहार बनती है, संतुलित आहार का निर्माण होता है। संतुलित आहार के लिए विभिन्न अवयवों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का अनुपात क्रमशः कितना होना चाहिए, वो आपका 3:5, 1:5 और 1:5 का इसमें अनुपात होना चाहिए। यानी अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, जल, रेशा, क्या क्या बताया, पर्याप्त, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो चीजें हैं इसका अनुपात जो होता है हमारा 3/5 संबंधे 1/5 संबंधे 1/5 के रेशियो में आपका जो संतुलित आहार बनता है, इसका रेशियो आपका ये है। इसको भी आप नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में जंतुओं व पादप कोशिकाओं में संचित रहते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में जंतुओं व पादप कोशिकाओं में संचित रहते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे पूरे शरीर का लगभग 1% भाग ये आपके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगला हमारा है जो इसका मुख्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मुख्य घटक है वो है CH और O। ये हमारा तीनों क्या है, मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, ये आपके तीन यहाँ पे हैं। पहला आपका है मोनोसैक्राइड्स, दूसरा है डाइसैक्राइड्स और तीसरा है ऑलिगोसैक्राइड्स। ठीक है, और चौथा है यहाँ पे पॉलीसैक्राइड्स। तो इसमें आपको क्या क्या है, 4 हैं। पहला है आपका मोनोसैक्राइड्स, इसमें आपके क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं। ठीक है, डाइसैक्राइड्स की बात करें तो इसमें आपका सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लाइकोसैक्राइड्स की बात करें और या तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसैक्राइड्स की बात करें तो इसमें आपका ग्लाइकोजन, मंड और सेलुलोज हो सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें यहाँ पे बता देता हूं। इसमें हम सेलुलोज के बारे में बात करते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो हमारा कागज और ऊन, कागज व ऊन शुद्ध सेलुलोज होते हैं। दोनों ही आपके क्या हैं, सेलुलोज हैं। सेलुलोज जो होता है वो हमारा ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। नोट करिएगा इसे, जो हमारा सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। और जो हमारा सेलुलोज के बारे में और चीजें मैं आपको दैनिक जीवन में यहाँ पे बताता हूँ। आपने देखा होगा दोस्त, यहाँ पे जैसे हमारे गाय, भैंस, बकरी हैं, ये अगर सेलुलोज का यहाँ पे अगर पाचन करते हैं, यानी कि इनकी जो पाचन क्रिया है ये सेलुलोज को भी सहन करने में सक्षम होती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे गाय, भैंस, बकरी हैं, ये सभी जंतु सेलुलोज का पाचन करने में समर्थ होते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, मनुष्य आपका कागज अगर खाएगा तो वो आपका नहीं पचेगा, लेकिन अगर गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये आपका कागज को अगर खाते हैं तो इनका पाचन जो होता है, पाचन क्रिया, ये आपका पाचन करने में समर्थ होता है। ठीक है, तो ये रही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। इसका यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना, 4 किलो कैलोरी। कितना दोस्त, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसे आप लोग नोट करिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। टाइलिन एंजाइम द्वारा मनुष्य की लार में स्टार्च पाचन माल्टोज में होता है। कहां पे होता है दोस्त, माल्टोज में होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं, जो हमारे जीवित कोशिकाएं, ठीक है, जीवित कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः रुधिर से ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करती है।
ठीक है, किससे? रुधिर से ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करती है, जो हमारी जीवित कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट की होती हैं। ठीक है, ये आपका रुधिर से ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करती है। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जैसे अनाज में हमारा क्या आ गया? गेहूं, चावल, मक्का, ये हमारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। गन्ना की बात करें, दूध की बात करें, दूध में आपका क्या होता है? लैक्टोज, शर्करा, फल, शहद, चुकंदर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के आपके स्रोत हैं। ठीक है, अगले दोस्त हम यहाँ पे इसी में हम पॉइंट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी और चीजें जानते हैं यहाँ पे, जो आपके आनुवांशिक से रिलेटेड हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर्थोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण या आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में कार्य करते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है। किसमें करते हैं? वो आपको आर्थोपोडा में ही ओनली करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जो चीजें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम दोस्त अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमने आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो लिपिड हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है साधारण, दूसरा है जटिल। साधारण में कौन कौन से आते हैं? वो आपके आते हैं वसा और तेल, और जो आपके जटिल हैं वो आपके आते हैं लेसिथिन और ग्लाइकोलिपिड आते हैं। ठीक है, दो आते हैं इसमें। और जो हमारे लिपिड्स होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा 2 गुना अधिक ऊर्जा यानी कि 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम यहां पे देते हैं। ठीक है, यानी जो लिपिड्स होते हैं वो 1 ग्राम में कितना? 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देते हैं यहां पे। ठीक है, उसका आपका 2 गुना, कार्बोहाइड्रेट्स का 2 गुना जो लिपिड्स होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अगला पॉइंट था हमारा वसा एडिपोस ऊतक में संचित मुख्य भाग खाद्य है, और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो हमारी वसा होती है वही हमारा क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वसा क्या कहलाती है? लिपिड कहलाती है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब ग्लूकोज प्राप्त नहीं होता तो संचित खाद्य लिपिड का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे ग्लूकोज जहाँ पे प्राप्त नहीं होता वहाँ पे जो हमारा संचित खाद्य होता है लिपिड का ईंधन के रूप में ही वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करते हैं तथा इसे वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ठीक है, ये आपके जो वसी अम्ल होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं इसे आप लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके वसी अम्ल हैं, ठीक है, वसी अम्ल आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, और दूसरा आपका असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। जो हमारे संतृप्त वसी अम्ल होते हैं ये सामान्यतः टेम्परेचर पर जो होते हैं वो आपके ठोस होते हैं। ठीक है, यानी सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका क्या होते हैं? ठोस होते हैं, जो आपके संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। और जो असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और भी बता दे रहा हूं, इसे आप लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लिपिड की अधिक मात्रा यानी स्थूलता, ओबेसिटी, रुधिर दाब तथा बहुत से हृदय संबंधी विकारों का कारण है। इसकी वयस्क में दैनिक जीवन में जो आवश्यकता है वो कितना है? 50 ग्राम है। कितना है दोस्त? 50 ग्राम है दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता। ठीक है, जो हमारे वयस्क हैं जितने भी, उनके दैनिक जीवन में 50 ग्राम आवश्यकता है किसकी? लिपिड की। ठीक है, इसकी अगर आपका अधिक मात्रा होगा, लिपिड का अधिक मात्रा होगा तो आपका हृदय संबंधी जितने भी आपके विकार हैं वो आपके उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रा जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? वो आपके 50 ग्राम होने चाहिए लिपिड की मात्रा। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करते रहिए, पॉइंट आपको नोट करते रहिए। मैंने आपको बताया
नोट्स में आप लोग एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स करिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो चीजें आप लोग वहां पे नोट करिए। ठीक है, वसा, नेत्रगोलक, जनक, वृक्क इत्यादि में गद्दे की भांति झटकों को सहन करने में सहायक होता है जो हमारा लिपिड्स होता है। लिपिड्स के हम कार्य बता रहे हैं यहाँ पे। लिपिड्स का जो हमारा कार्य है वो क्या है? वसा, नेत्रगोलक, जनद, वृक्क इत्यादि में गद्दे की भांति झटकों को सहन करने में यहाँ पे सहायक होती है। और इस प्रकार के वसी अम्ल आवश्यक वसी अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा आपका लिनोलिक अम्ल और लिलोनिक अम्ल। ठीक है, दो आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट इसमें और नोट करिएगा, मनुष्य के आहार में असंतृप्त वसी अम्ल अधिक होने चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं शरीर के द्वारा नहीं होता है, जो आपका असंतृप्त वसी अम्ल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लिपिड्स के बारे में अच्छी तरीके से जान लिए। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट जो आपका है प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग एक एक पॉइंट नोट करिएगा। इसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, और जो हमारा टॉपिक का नाम होगा वो आपका खनिज होगा। और खनिज से रिलेटेड मैं आपको ढेर सारी यहाँ पे चीजें मैंने आपको बताऊंगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कल का भी रहेगा। वही चीजें लगातार आपको यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। प्रोटीन के बारे में जानते हैं दोस्त यहाँ पे, प्रोटीन्स। ठीक है, सन 1838 ईस्वी में मुल्डर साहब ने प्रोटीन्स शब्द दिया। किसने दिया? मुल्डर साहब ने प्रोटीन्स शब्द दिया 1838 ईस्वी में। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किससे दोस्त? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यहाँ पे बने होते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये वृद्धि, विकास तथा शरीर की मरम्मत में अहम भूमिका अदा करते हैं। यानी मैंने आपको अभी बताया, संतुलित जो आहार बनता है उसी से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन्स बनता है। वही हमारा क्या करता है? जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि, विकास और उसकी स्वास्थ्य की सारी चीजें देख रेख कौन करता है? वो आपका प्रोटीन्स की सहायता से ही हमारे शरीर का जो होता है वो आपका विकास, वृद्धि संभव हो पाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे है हमारा, सभी एंजाइम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो को छोड़कर। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका एंजाइम है राइबोजाइम, लेकिन ये आपका प्रोटीन्स नहीं है। लेकिन अगर अधिकतर देखा जाए तो सभी जितने हमारे एंजाइम होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है, आहार नाल के आमाशय में भाग में इनका पाचन होता है। ठीक है, आमाशय भाग में इसका पाचन होता है, किसका? प्रोटीन्स का। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, प्रोटीन्स सर्वप्रथम अमीनो अम्ल में टूटते हैं, फिर इनका पाचन होता है। सबसे पहले किस में टूटते हैं? अमीनो अम्ल में टूटते हैं, फिर इनका क्या होता है? पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है? ये आपका आमाशय भाग में पाचन हो जाता है इनका प्रोटीन्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है, 1 ग्राम प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। जो भी मैंने आपको बताया कितना ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कितना बताया? 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। और लिपिड मैंने बताया तो 1 ग्राम में आपको 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा आपका उत्पन्न करती है। और जो आपका प्रोटीन है वो आपका 1 ग्राम प्रोटीन 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रोटीन दैनिक जीवन में आवश्यकता कितना होता है? वो आपका 70 से 100 ग्राम होता है। कितना दोस्त? 70 से 100 ग्राम होता है प्रोटीन दैनिक जीवन में आवश्यकता है। यानी मनुष्य को यहाँ पे वयस्क को जीवन यापन करने के लिए, मतलब दैनिक जीवन में जो आपका डेली की रूटीन है वो आपका 70 से 100 ग्राम होता है कि उसे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जबकि हमारा लिपिड्स कितना होता है? वो हमारा 50 ग्राम होता है। ठीक है, लिपिड्स आपको मैंने बताया 50 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य में बालों का अधिकतम पतलापन प्रोटीन्स की कमी से कारण होता है। ठीक है, बालों का गिरना, बालों का पतलापन। ठीक है,
और वीकनेस, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण ही यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ये कोशिका कला सहित विभिन्न जीव द्रव्य संरचना बनाते हैं। ठीक है, और भी हम यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, तो इसे आप लोग अभी कंटिन्यू करिएगा, नोट करते रहिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें हमारा अगला है हीमोग्लोबिन, दृश्य वर्णक तथा साइटोक्रोम्स भी सभी आपके क्या हैं, ये आपके प्रोटीन हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं कौन, प्रोटीन्स। और अमीनो अम्ल जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सामान्य परिस्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में से कभी उत्सर्जित नहीं होता है। ये आपके अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, जो कि मनुष्य के शरीर में होता है। कौन कौन सा, आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके प्रोटीन होते हैं, जैसे कि शारीरिक जो प्रोटीन का नाम होता है, उनका कार्य क्या क्या होता है, ये चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही रहेगा जो आवश्यक प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा कि जो हमारा शारीरिक प्रोटीन का नाम क्या है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे अमीनो अम्ल। ये आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल और सेकंड होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये आहार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण की बात करें, लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफेन, ये सभी क्या है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। अनावश्यक की बात करें तो इनका संश्लेषण शरीर में ही होता है और इनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण की बात करें, एलेनिन, ठीक है, ग्लूटेमिन, सिस्टीन, प्रोलीन, सीरीन, हिस्टीडीन, टायरोसिन, ये सभी क्या हैं आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये चीजें आप लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा, जो हमारे प्रोटीन हैं और इनके कार्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंजाइम की बात करेंगे। जो हमारा एंजाइम है ये हमारा जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। कौन, एंजाइम। ठीक है, एक एक चीजें आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हार्मोन्स है, इसका कार्य क्या है, शरीर की क्रियाओं का नियमन करना ही हार्मोन्स का काम है। ठीक है, बात करते हैं अगला हमारा परिवहन प्रोटीन है। ठीक है, इसका क्या है कार्य, हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना इसका काम है, परिवहन पदार्थ का, प्रोटीन का, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है संरचनात्मक प्रोटीन है। इसका कार्य जो क्या है वो हमारा कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करना, किसका काम है, ये आपका संरचनात्मक प्रोटीन का काम है। ठीक है, अगला है आपका रक्षात्मक प्रोटीन। रक्षात्मक प्रोटीन, इसका क्या काम है, संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है। जैसे उदाहरण प्रतिरक्षी। ठीक है, ये क्या है, संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होते हैं। आपके लास्ट होते हैं यहाँ पे संकुचन प्रोटीन। ये आपके पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायित्व है। जैसे आपका मायोसिन, एक्टिन आदि, ये सभी क्या है आपके संकुचन प्रोटीन है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस में मैंने आपको जितने टॉपिक बताए, जितने पॉइंट बताए, सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इंफॉर्मेशन क्लासेस की और भी स्टूडेंट के पास जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम क्लासेस को और भी बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच।